ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101। इन द गिवन फिगर शोज ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कितना है इसका 0.8 मीटर है। ठीक है, रेडियस जो है हमारे पास यहाँ पे इसका ये पूरा रेडियस है कितना गिवन है 0.8 मीटर है। ठीक है, द सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस एट 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें इसकी क्या दे दी ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, सो ओमेगा हमारे पास यहाँ पे क्या स्टूडेंट, दिस इज 10 रेडियन पर सेकेंड है हमारे पास। ठीक है, और रेडियस जो है इसका हमारे पास 0.8 मीटर। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पॉइंट P लोकेटेड मिडवे ऑन इट। ठीक है, कहता है कि इसके बीच में हमारे पास पॉइंट है, इसके अबाउट हमें इसकी स्पीड को चेक करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, देखो मिडवे में है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 0.4 मीटर हो जाएगा, मिडवे में है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, इसके लिए हमें स्पीड पूछी है। ठीक है, तो स्पीड का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, दिस इज v इक्वल्स टू r ओमेगा। ओके, तो यहाँ से v मेरे पास क्या आएगा r की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 0.4। ठीक है, एंड ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10। ओके, तो यहाँ से v मेरे पास आ जाएगा दिस इज 4 एंड किस में आएगा ये मीटर पर सेकेंड में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर स्पीड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है ना कि जब भी आपके पास 4 मतलब 2 ऑप्शन है तो उनमें से कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पीड पूछा है तो रेडियन पर सेकेंड में तो होगा नहीं, इट मीन्स ये इसका आंसर होगा। आप डायरेक्ट भी इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहते हैं, वी आर गिवन 2 सर्कुलर डिस्क हमें दिए हैं। ठीक है, हैव द मासेस, अब जिन जिन पॉइंट को अंडरलाइन कर रही हूँ उनको देखते जाइएगा। कहता है कि हैव सेम मास, एक तो मास सेम है, थिकनेस सेम है। ठीक है, कुड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रोटेशनल मोशन, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द बोथ डिस्क। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, इट इज seen that one of them moves slowly as compared to other, which of the following statement is true in this context। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बोला है आपको ये हम देख लेते हैं। द वन मूव फास्टर इज मेड ऑफ मोर डेंस मटेरियल। ठीक है, सेकेंड है द वन मूव मोर स्लोअर इज मेड फ्रॉम द मोर। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारे पास कि वी आर गिवन 2 सर्कुलर डिस्क दैट हैव द सेम, क्या हमारे पास मासेज है। ठीक है, तो एक हमारे पास मास है, दोनों का मास क्या है सेम है। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास फर्स्ट डिस्क का मास मेरे पास क्या है m1 और m2 दोनों ही क्या हमारे पास सेम है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं, एंड ऑफ सेम थिकनेस। ठीक है, इसकी भी थिकनेस और इसकी भी थिकनेस मेरे पास क्या स्टूडेंट सेम है। ठीक है, बट कुड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मतलब इसकी डेंसिटी अगर मैं क्या लेती हूँ ρ1 तो इसकी डेंसिटी मेरे पास क्या है ρ2 है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रोटेशनल मोशन द सम सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द बोथ डिस्क। ठीक है, दोनों पे वर्क डन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सेम होता है। ठीक है, इट इज सीन दैट वन ऑफ देम मूव स्लोली एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, एक जो है दूसरे से ज्यादा तेज दौड़ती है। ठीक है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है द वन दैट मूव फास्टर इज मेड फ्रॉम द मोर डेंस मटेरियल। सेकेंड है वन दैट मूव स्लोअर इज मेड फ्रॉम द मोर डेंस मटेरियल। ठीक है, या फिर मेरे पास ये है कि डिस्क दैट मूव फास्ट हैज मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड फोर्थ है द डिस्क हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब देखिए अब इनके बेसिस पे हम इनको चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले बात तो स्टूडेंट है जिसमें एक पॉइंट गिवन है वो ये कि वर्क डन दोनों का हमारे पास क्या है सेम है। ठीक है, अगर वर्क डन हमारे पास दोनों का सेम है तो यहाँ पे हम वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास होता है, मोशन की हम बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वर्क डन मेरे पास क्या होता है हाफ mv² यानी कि हाफ I ओमेगा²। ठीक है, मास को हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कंपेयर कर दिया एंड वेलोसिटी को मैंने एंगुलर वेलोसिटी से कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है स्टूडेंट, इसको हम चेंज करते हैं किसकी डेंसिटी के फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, कैसे लेके आएंगे हम, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसका चेक करेंगे यहाँ पे डिस्क का। ठीक है, अगर आपको लर्न है तो ठीक है, अदरवाइज इतना तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या स्टूडेंट, दिस इज ओमेगा²। ठीक है, अब देखो ओमेगा भी हमारे पास जो है दोनों की डिफरेंट होगी। ठीक है, दिस इज ओमेगा नॉट वर्क डन। ठीक है, तो वो हमें चेक करने के किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी इनके बेसिस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं स्टूडेंट इस r² की वैल्यू। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो हमें क्या पता है
कि हमारे पास जो है डेंसिटी क्या होती है, दिस इज मास बाय क्या होती है, वॉल्यूम। तो यहाँ से मेरे पास मास की क्या हो जाएगा, दिस इज डेंसिटी। इसको अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगी तो यहाँ से डेंसिटी मेरे पास क्या होगी, मास बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, इट्स एरिया इनटू में इट्स क्या रहती है, थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी स्टूडेंट, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा दिस इज मास, एरिया क्या होता है, दिस इज पाई आर स्क्वायर इनटू में इट्स थिकनेस। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, आर स्क्वायर की। ठीक है, सो यहाँ से आर स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, दिस इज मास बाय में पाई रो इनटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास क्या था, 1/2 m आर स्क्वायर था। ठीक है, और आर स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू क्या है स्टूडेंट, दिस इज m बाय में कितना आ गया हमारे पास, पाई रो इनटू क्या आ गया, टी। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जिसका हमारे पास क्या है, अब इसमें हमने क्या देखा कि वर्णन हमारे पास क्या दोनों का सेम है, तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब कहने का ये है कि मेरे पास जो W1 है वो W2 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो है एक तरीके से मेरे को यहाँ पे क्या दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या सेम, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास देखो मास तो क्या था, दोनों का सेम था, तो मास वाले टर्म को तो हम उठाएंगे नहीं, थिकनेस भी क्या काम है, सेम है, तो वो पार्ट भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली रो के फॉर्म में हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो के मेरे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम इन टर्म को अब रिलेट करेंगे। ठीक है, कैसे भाई, जिसका हमारे पास डेंसिटी ज्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कैसे कंपेयर किया हमने, भाई जितना ज्यादा डेंसर मटेरियल होगा एंगुलर वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना लेस डेंसर मटेरियल होगा एंगुलर वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेंस मटेरियल है तो वो फास्ट मूव करेगा, डेंस मटेरियल है स्लोली मूव करेगा। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि डेंसिटी ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, इट मींस फर्स्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, एक कन्वेक्स मिरर है मेरे पास। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर है हमारे पास, यहाँ से हमने एक कन्वेक्स मिरर ले लिया। ठीक है, कन्वेक्स मिरर जो है हमारे पास कुछ इस तरह की यहाँ पे इसकी शेप होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है कि पावर है इसकी 5 डाईऑप्टर हमारे पास। ठीक है, सो पावर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज 5 डाईऑप्टर, एंड यहाँ से फोकल लेंथ मैं निकालूंगी तो 1/5 यानी कि 0.2 मेरे पास किस में आएगी, मीटर में। ठीक है, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, दिस विल बी 20 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ गई इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, placed perpendicular to the principal axis at a distance of 20 centimeter from the mirror. ठीक है, if D is the distance between the object and image formed, and यहाँ पे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी मान लीजिए इमेज बनी है। ठीक है, तो ये क्या कहता है स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो मेरे पास डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे D है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट और क्या है, एंड L इज द लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, इमेज की लेंथ मेरे पास यहाँ पे L है। ठीक है, देन हमें चेक करना है कि D की और L की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई। ठीक है, तो हमें मिरर फॉर्मूला पता है 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इज 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, सो 1/f 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, दिस इज 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ दे रखी है आपको ऑब्जेक्ट की कितनी है, L यानी कि H1,
H1 आपको यहाँ पे गिवन है कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और H2 जो है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर पे है। सो यू आपके पास क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 बाई कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 20 इक्वल्स टू 1 बाई वी। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट मेरे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ओके अब उसके बाद नेक्स्ट हमें इसमें H2 और निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है इसका क्या होता है, मिरर फॉर्मूला, दिस इज H2 बाय H1 इक्वल्स टू माइनस V बाय क्या होता है हमारे पास U होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे को चाहिए H2, ठीक है। सो H2 मेरे पास जो है स्टूडेंट वो क्या होगी माइनस H1 कितना है मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू में V कितना है मेरे पास यहाँ पे 10, ठीक है, और U कितना है मेरे पास यहाँ पे माइनस 20, ठीक है। सो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 20। ओके, तो ये कितना आया मेरे पास 1 सेंटीमीटर, ये इसके वैल्यू आ गए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब इसको देख लीजिए, देखो वही दो के पेयर में है ना आंसर जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो देखो 1 सेंटीमीटर एल की वैल्यू इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है। इट मीन्स हमें डीबी अब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो v जो है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ना, ये कितना है 10 और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया 30। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा 4th आंसर होगा, ठीक है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 ऑब्जेक्ट 2 विद मास क्या है x एंड 1 m एंड 1 विद मास है y, ठीक है। एक का मास x है, एक का मास मेरे पास y है। कैन बी अरेंज्ड इन ऑफ द फॉलोइंग 4 कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो इनमें इनको इस अरेंजमेंट के बेसिस पे इनको यहाँ पे अरेंज किया गया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली गिव द रैंक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन y ग्रेटेस्ट टू लिस्ट। भाई सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, फिर सबसे कम कहाँ पे होगा एंड देन सबसे कम कहाँ पे होगा, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो हम चेक कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसमें चेक करने का तरीका हम कि हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास यहाँ पे हमारे पास क्या है x एंड y की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है F इक्वल्स टू दिस इज F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय क्या होता है हमारे पास r स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इनको इनके बेसिस पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास क्या है कि y पे जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूं, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास हमेशा क्या होता है अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करती हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों के बीच में जो फोर्स हमारे पास क्या बचेगा 180 डिग्री का बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक की वजह से मैं फोर्स F1 मानूं और दूसरे की वजह से मैं फोर्स F2 मानूं, तो दोनों में रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं F1 और F2 के बीच में अंडर द रूट दिस इज F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 एंड कोस ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास है थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इनके बीच में कोस ऑफ एंगल मेरे पास क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, 180 यानी कि -1, और -1 हमेशा हमें क्या देता है मिनिमम वैल्यू देता है। यानी कि एक पॉइंट हमें क्लियर होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो सबसे लिस्ट होगा। अब उसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ सेम वही चीज यहाँ पे देखो 2 में हमारे पास ए ऑप्शन है लास्ट में, है ना, लिस्ट हमें लास्ट में रखना है। तो लिस्ट लास्ट में हमारे पास 2 जगह है, इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है हमारे पास और ये भी नहीं, अब बच गए हमारे पास 2, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा है अब उसको हम आगे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मैक्सिमम किस में होगा, बीच वाले हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम या तो हमारे पास सी में होगा या माइनस हमारे पास डी में होगा, ठीक है। तो सी और डी को अब हम उठा लेते हैं, ठीक है। तो सी और डी के बीच में यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट तो इनके बीच में एंगल मेरे पास यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और फोर्स जो है दोनों पे सेम डिस्टेंस पे लग रहा है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है मास जो है हमारे पास एक्स वाई है और आर डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे हमारे पास फोर्स अगर लग रहा है और सेम फोर्स अगर लग रहा है तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट, दिस विल बी रख लीजिए इनको सेम एफ स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, दिस इज 2f स्क्वायर एंड दिस इज कोस ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास एंगल हो गया 90 डिग्री,
cos 90 क्या हो गया हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी √2 मेरे पास क्या आ जाएगा f आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एंगल हो जाएगा cos ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला आपको क्या देगा, हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। यानी कि सी इसका मेरे पास यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है, एन एस्ट्रोनॉट डज सम रिपेयर वर्क आउटसाइड ऑफ हिज स्पेस स्टेशन, ठीक है। उसका एक स्पेस स्टेशन है, उसके बाहर वहां पे कोई एस्ट्रोनॉट है जो अपना वर्क कर रहा है, ठीक है। अब क्या कहता है, he unknowingly leaves one of his tools outside the spaceship, ठीक है। वो अपनी स्पेसशिप में से किसी पार्ट को वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। Assuming the orbit of spaceship in a circular one, the tool will, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास जैसे कि कोई प्लेनेट है, लाइक मैं अर्थ की ही बात कर ले और ये स्पेसशिप जो है इसके अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है। तो कहता है कि ये इसमें से किसी पार्ट को निकाल देता है तो उस पार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। फॉल बैक इनटू द स्पेसशिप, ये अगर छोड़ देता है तो वापस से आ जाएगी, ठीक है। फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली इनटू द स्पेस, स्पेस में चली जाएगी टेंजेंशियली, ठीक है। थर्ड कहता है कंटिन्यू ऑर्बिटिंग बट एट ए रिड्यूस स्पीड, स्पीड इसकी डिक्रीज हो जाएगी। कंटिन्यू ऑर्बिटिंग विद द सेम स्पीड, ठीक है। देखो जब भी आप में क्या है कि अगर कोई आपके पास यहाँ पे स्पेसशिप है, ठीक है, कोई भी पार्ट है, अगर वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो वो हमेशा जो है इसके लिए किसका काम करेगा स्टूडेंट, जैसे कि इसके अंदर एक सैटेलाइट का काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे ये इसके अबाउट रोटेट करे, इसमें से आप जो पार्ट लेंगे वो भी इसके अबाउट उतनी ही स्पीड से रोटेट करना शुरू कर देगा। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप इसमें से कुछ भी छोड़ेंगे वो इसमें से बाहर निकलने की बजाय इसके साथ ही उतनी ही स्पीड से मतलब रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ सैटेलाइट orbiting at an altitude of 1 Earth's radius above the surface of Earth, ठीक है, वो वहां पे surface of Earth पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। How much energy is required to transfer the satellite to another orbit, ठीक है। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। Which is an altitude of 3 Earth's radius above the surface of Earth, ठीक है। Also, what are the changes in the satellite? पोटेंशियल एनर्जी में पूछा गया है डेल्टा पी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में पूछा गया है डेल्टा के में। आपको गिवन क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट गिवन है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 एंड रेडियस इज दिस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बजाय मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिक से कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए जो आपको आंसर दिए गए स्टूडेंट, एक बार इनके हम आंसर को चेक करते हैं, ठीक है। आंसर में देखो एनर्जी की सभी की वैल्यू आपको सेम गिवन है ना। अब हम एनर्जी अगर सेम है तो उसकी हेल्प से हम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। बताओ कैसे, कि इनके रिलेशन हमें पता है, ठीक है। कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। तो अब वो आप देख लीजिए कि किसमें हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है नेगेटिव ऑफ हमारे पास है टोटल एनर्जी, केवल एक ही आंसर में गिवन है और कहीं पे भी आपको गिवन है, इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें भी आपको जो है पॉजिटिव है और यहाँ पे आपको 0 गिवन है। इट मीन्स सेकंड जो है इसका मेरे पास आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आइए, वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हो एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कई बार ऐसा होता है, देखो कितने लंबे क्वेश्चन थे लेकिन ट्रिक से हमने उसको 1 मिनट में कर लिया, ठीक है। 2 cylindrical copper rod A and B having diameter कितना हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर एंड 0.05 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, आर स्ट्रेस्ड विद प्रोपोर्शनल इलास्टिक लिमिट बाय, ये आपका मतलब है इसमें गिवन है 5 × 10⁻³ न्यूटन फोर्स है, ठीक है। क्या कहता है, द लेंथ ऑफ वायर इज क्या है 2 मीटर, इफ द स्ट्रेच इन द थिनर वायर इज 2 सेंटीमीटर, द स्ट्रेच इन द थिकर वायर वुड बी, कितना होगा, ठीक है। 2 वायर है हमारे पास, एक तो हमारे पास क्या है पतली वायर है, ठीक है, और दूसरी जो है मेरे पास स्टूडेंट वो क्या है थिक वायर है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये सिचुएशन है मेरे पास, ये थिक वायर, ठीक है, ये सिचुएशन है, ओके। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि अब इसमें जो है हमारे पास हमें क्या करना है, ठीक है, कि सिलेंड्रिकल वायर है, डायमीटर आपको गिवन है, ठीक है,
ए का जो डायमीटर है इसका आपके पास 0.1 सेंटीमीटर और ये 0.05 सेंटीमीटर है। थिक का 0.1 सेंटीमीटर है और ये आपके पास हो गया 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.05/2 और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आर स्ट्रेस्ड विद प्रोपोर्शनल इलास्टिक लिमिट बाय, अब इसके अंदर ये आपके इलास्टिक लिमिट हो गई, यानी कि ये फोर्स दे दिया आपको। ठीक है, तो ये आपको दे दिया यहाँ पे फोर्स की वैल्यू, या आप इसको स्ट्रेस भी बोल सकते हो, फोर्स है आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ ईच वायर इज क्या है 2 मीटर। एल की वैल्यू जो है यहाँ पे भी 2 मीटर है मेरे पास और यहाँ पे भी एल कितना है, यहाँ पे 2 मीटर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, इफ द स्ट्रेच इन द थिनर वायर इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको जो है इसको जब स्ट्रेच किया जाता है यानी कि डेल्टा एल। ठीक है, तो डेल्टा एल जो है स्टूडेंट वो मेरे पास इसमें कितना है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब द स्ट्रेच इन द थिकर वायर हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो जब चेंज इन, यहाँ पे इसका मतलब क्या, स्ट्रेच इन थिकर वायर थिनर वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें चेंज इन लेंथ गिवन है और ओरिजिनल लेंथ गिवन है। जब चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ की बात आती है स्टूडेंट, इसका मतलब है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है हमारे पास स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस, और या फिर इसको हम क्या कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया बोल लेते हैं। ठीक है, या प्रेशर इसका लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन में, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है चेंज इन लेंथ बाय में क्या होता है मेरे पास ओरिजिनल लेंथ, ये होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए ये जो है हमारे पास इसने क्या दिया है, कॉपर वायर हैविंग सेम डायमीटर आर स्ट्रेच्ड टू दिस बाय लिमिट ऑफ दिस द लेंथ ऑफ वायर इज दिस। जो इसमें मटेरियल देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर, दो जो हमारे पास वायर हैं उनका जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या है यहाँ पे सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जब हम इसका यंग्स मॉडुलस निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज y इक्वल्स टू, स्ट्रेस को हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दिस इज चेंज इन लेंथ बाय में मेरे पास क्या हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो अब यहाँ से जब मेरे पास इसकी मैं वैल्यू निकालूंगी, सो y इक्वल्स टू एफ, बाय कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे a, एंड दिस इज डेल्टा l, बाय में कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे l। ठीक है, ये टर्म मेरे पास आ गया स्टूडेंट। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि जो एरिया है हमारे पास, ठीक है, और ये जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यंग्स मॉडुलस है यू कैन से कि वो किस फैक्टर पे हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस किस फैक्टर के हमारे पास यहाँ पे चेंज इन लेंथ, क्योंकि लेंथ देखो ओरिजिनल लेंथ जो है ये अगर ऊपर चला जाएगा मेरे पास l, तो ओरिजिनल लेंथ इसकी भी मेरे पास कितनी है 2 और इसकी भी मेरे पास कितनी है 2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पे क्या है फिक्स है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन लेंथ पे एंड साथ में इसके एरिया पे, इन दो फैक्टर के क्या है मेरे पास यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट अब यहाँ से जब ये इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो फर्स्ट वायर आएगी, फर्स्ट वायर के जो होगा यंग्स मॉडुलस वो हो जाएगा मेरे पास दिस इज डेल्टा एल ए इंटू क्या हो जाएगा ए ऑफ ए, लेट से मैं इसको 1 ले लेती हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा एल 1 और ए 1। ठीक है, इक्वल्स टू ये मेरे पास हो जाएगा दिस इज डेल्टा एल 2 एंड ए 2, ऐसे लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल कर लेंगे तो मेरे पास डेल्टा एल 1 ए 1 एंड दिस इज डेल्टा एल 2 ए 2, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, आपको पूछा क्या गया है स्ट्रेच इन थिकर वायर यानी कि डेल्टा एल 2 आपको निकालना है। ठीक है, सो डेल्टा एल 2 आपके पास क्या आएगा, दिस इज डेल्टा एल 2 इक्वल्स टू डेल्टा एल 1 A1 बाय क्या हो जाएगा हमारे पास A2 हो जाएगा। ठीक है, एरिया की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा L1 की वैल्यू आपको नॉन है, डेल्टा L1 की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो दिस इज 2 एंड यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में ही आंसर है तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है इसको चेंज करने की। ठीक है, और एरिया क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज पाई आर 1 स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास दिस इज पाई आर 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। ओके, यहाँ पे ओनली आर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ओके, तो अब देखिए पाई से पाई ये टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा L2 इक्वल्स टू 2
इंटू में ये देखिए सेंटीमीटर की जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपको रखने की जरूरत नहीं है। R1 जो है रेडियस है इनके, ठीक है, R1 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, दिस इज 0.05 बाई कितना है मेरे पास 2, ठीक है। और R2 की जो वैल्यू है वो कितनी स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे, दिस इज इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और ये मेरे पास कितनी है 0.1/2, इस पूरी टर्म का क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको चाहो तो चेंज करने की भी इसमें भी जरूरत है नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ये आ जाएगा आपके पास 0.05 टर्म का होल स्क्वायर बाय में ये मेरे पास 0.1 का होल स्क्वायर। जस्ट इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 2 एंड ये आपके पास हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज 5 × 10⁻, इसको मैं ले लेती हूँ -2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 2 इंटू में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 10⁻⁻4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2, ठीक है। तो 50 हो जाएगा और ये 10⁻⁻ कितना आएगा हमारे पास -2, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो देखो 5 किस फॉर्म में एक ही आंसर है, वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक में 0.5 आ जाएगा, तो सी आपके पास इसका आंसर होगा, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है कि मैच करना है हमें, ठीक है। तो मैच कर लीजिए, यहाँ पे ब्लैक बॉडी जो है वाइन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है आपका, यानी कि ए का हमारे पास एस होगा, ठीक है। तो ए का एस जो है फोर्थ ऑप्शन है, इसमें दिख नहीं रहा, ये फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। फोर्थ में है हमारे पास, फर्स्ट है एस एंड देन है हमारे पास ये आर। देख लेते हैं यहाँ से विस्कोसिटी जो है वो कौन मेजर करता है, प्रेशर जो है पास्कल लॉ से हम मेजर करते हैं, विस्कोसिटी स्टोक्स लॉ से मेजर करते हैं एंड स्टोरीसेल थ्योरम जो है वो किसके लिए होती है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स के लिए होती है, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर लीजिएगा, फोर्थ इसका आंसर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, मीन काइनेटिक एनर्जी मोल ऑफ गैस किसके लिए होती है, हमारे पास कितनी होती है, हाफ ए केवीटी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, which of the following graph can possibly represent the variation of surface tension of water over a small temperature ranges, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो है टेम्परेचर के हमेशा आप ध्यान रखना क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डिक्रीजिंग का जो आपके पास इसमें ग्राफ है, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, लेट ए पर्सन वो सरफेस एरिया इज अबाउट क्या है 2 मीटर स्क्वायर सिटिंग इन ए रूम टेम्परेचर कितना हमारे पास यहाँ पे 17 डिग्री सेल्सियस है। देखा, द स्किन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पर्सन्स बॉडी इज 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इतना है, स्किन टेम्परेचर इतना है, ठीक है। और जो है रूम टेम्परेचर जो है हमारे पास वो कितना है 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। द स्टीफन्स कांस्टेंट इज दिस 5.6 × 10⁻⁸, ठीक है। कंसीडर द पर्सन्स बॉडी ए परफेक्ट रेडिएटर का वो काम कर रही है, ठीक है। द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी हमें निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, देखो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट बॉडी, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास क्या है, इसको मैं लिख लेती हूँ एक बार एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका मतलब है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो देखो ओनली एमिटेड पर यूनिट टाइम हमें निकालना है, बट जो स्टीफन्स के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर कितना होता है हमारे पास यहाँ पे 4 होता है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया टेम्परेचर डिफरेंस की फॉर्म में, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्म में हम इसको कैसे यूज करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा। इसको मैंने यहाँ पे क्या ले लिया स्टूडेंट, दिस इज कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर माइनस में हम रूम टेम्परेचर को कर देंगे तो एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, इसको मैं ले लेती हूँ T2 और इसको T1 ले लेते चलो, ठीक है।
इसको चलो मैं टी ले लेती हूँ, ठीक है, ये टी है और जो रूम टेम्परेचर है वो क्या है मेरे पास टी नोट, और इस पूरे की पावर मेरे पास जो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, दिस इज इसकी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टी का मतलब ये है, ठीक है। क्या है ये बॉडी टेम्परेचर है और ये मेरे पास यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें पर यूनिट टाइम निकालना है, तो एरिया को इधर ले आएंगे हम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज एनर्जी पर यूनिट, क्या निकालना है हमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाई में सिग्मा, एंड इनकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। टी इसकी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, तो इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट हमारे पास कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस में, वैसे तो इसे हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, केल्विन में, लेकिन यहाँ पे पावर जो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है तो आप वहाँ पे उनको एलिमिनेट कर दे, यूज करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। सो ये मेरे पास कितना है 27 है, माइनस में रूम टेम्परेचर मेरे पास कितना है 17, ओके। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, एरिया, ठीक है। तो एरिया हमारे पास जो है इसका हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर है, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और इसके सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है स्टूडेंट, दिस इज 5.67 इंटू क्या है 10⁻⁻⁸, ठीक है। सो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 एंड दिस इज 2, एंड ये कितना हो जाएगा टोटल 10। इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 110 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय कितना 20% बाय अप्लाइंग स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, ठीक है। द यंग्स मॉडुलस हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो जस्ट अभी मैंने बताया था कि यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस पर यूनिट क्या होता है हमारे पास, चेंज इन ए लेंथ अपॉन ए ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है हमें, यहाँ पे जो इसकी लेंथ में चेंज है हमारे पास कितना है, डेल्टा एल बाई एल कितना है हमारे पास 20% आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, यानी कि 0.2 हो जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा 20% है ये, तो यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास 0.2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा स्ट्रेस कितना, दिस इज 4 इंटू 10⁻10 और बाई में कितना हो जाएगा मेरे पास ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है। सो आप देख लीजिए 2 के फॉर्म में आंसर देखो, यहाँ से भी आपको फिर वही दो ये वैल्यू है, दो ये वैल्यू इनमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 4 इंटू 10⁻10, दिस इज 2 इंटू 10⁻−1 लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2 इंटू 10⁻11, ठीक है। यंग्स मॉडुलस है तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो इसका जो है सेकंड मेरे पास आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पे चेक करना है आइसोथर्मल प्रोसेस, पता है हमें क्या होती है, हमारे पास PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। सो ए का हमारे पास आंसर क्या होगा यहाँ पे क्यू, ठीक है। तो ए का आंसर क्यू जो है हमारे पास 2 में है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो इन 2 में ही हमारे पास सेम आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एडियाबेटिक प्रोसेस PV की पावर गामा होता है, यानी कि बी का हमारे पास बी का P हमारे पास इसी में है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी तो है लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 वेक्टर, जब भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको लेंथी मिल जाए, पहले सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए, जहाँ पे आपको टिक होने जा रहे वाले क्वेश्चन है या सिंपली जो इजीली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रही है या ट्रिक देख के आपको पहले उनको कीजिए, देन आप लेंथी क्वेश्चन को वहाँ पे टच कीजिए, ठीक है। 2 वेक्टर्स P एंड Q हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्ट ऑफ 10 and 6, ठीक है। तो मैक्सिमम रिजल्ट 2P एंड Q का, ठीक है। तो PQ का मैक्सिमम रिजल्ट का मतलब क्या, हमारे पास P प्लस Q, ठीक है। और मिनिमम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, P माइनस Q। ये चीज़ें आपको पता हुआ क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं भाई, R² इक्वल्स टू अंडर द रूट P² प्लस में Q² प्लस में 2PQ एंड कोस ऑफ ए थीटा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, जब कोस 180 होता है, कोस 0 होता है, और मिनिमम वैल्यू हमें कब देता है, जब कोस 180 होता है। कोस 180 -1 तो P माइनस क्यू हो जाएगा होल स्क्वायर में, ठीक है। और जब ये कोस 0 हो जाएगा तो ये होल स्क्वायर बनेगा P प्लस क्यू का, तो कैंसिल आउट हो जाएगी पावर, इससे क्या बचेगा, P प्लस क्यू बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा P प्लस क्यू की वैल्यू 10 और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो यहाँ से जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो P की वैल्यू मेरे पास आ गई 8, ठीक है।
ये 16 हो जाएगा, ये 2p, तो ये p की वैल्यू आ गई 8। p की वैल्यू 8 रखोगे तो q की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है स्टूडेंट कि p डैश हैज 25% लेस देन ऑफ ए p। ठीक है, कि p का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास उसके एग्जैक्ट वैल्यू से 25% है लेस देन। ठीक है, सो रख लीजिए यहाँ पे p डैश हैज p से 25% लेस देन है। ठीक है, ऑफ ए p। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो ये हो जाएगा p 25 यानी कि 25/100 यानी कि 1/4। ठीक है, सो दिस इज p/4, सो p डैश मेरे पास आ जाएगा 3p/4। ठीक है, अब q डैश की वैल्यू। ठीक है, तो q डैश को लिए हम देख लेते हैं। q डैश के लिए हमारे पास क्या स्टूडेंट, q डैश हैज 100% मोर देन ए q। ठीक है, तो q डैश के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, q डैश इक्वल्स टू q प्लस में 100% ऑफ ए q। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, q डैश इक्वल्स टू q, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, q विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2q। ठीक है, तो p डैश q डैश दोनों की वैल्यू मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि p डैश डॉट q डैश मेरे पास क्या है, 0 है। p डैश डॉट q डैश जो है मेरे पास यहाँ पे 0 है, मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है स्टूडेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे p डैश और यहाँ पे q डैश है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दैट केस हम इसका क्या निकालते हैं, हमेशा टेंजेंट ऑफ एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ एंगल हमारे पास क्या होगा। ठीक है, सो टेंजेंट ऑफ ए थीटा हमारे पास से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम क्या करेंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा निकालेंगे। ठीक है, एक तो सबसे खास बात बताऊं कि इस क्वेश्चन में आप यहाँ से देख के आंसर निकाल सकते हो। कैसे, कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हम रिजल्टेंट निकालने के लिए हमेशा टेंजेंट ऑफ एंगल निकालते हैं। इसमें देखो क्या है, साइन, इसमें क्या है हमारे पास कॉस। ठीक है, इसमें क्या है कोट, एक ही आंसर है जिसमें क्या है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स, डायरेक्ट यहाँ से ही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर आपको यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके निकालना स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या कहते हैं कि जो p डैश प्लस q डैश है वो मेरे को यहाँ पे क्या देता है, r डैश देता है। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, r डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मेरे पास p डैश पे आ चुका और q डैश पे आ चुका है, एंगल दोनों के बीच में 0 है, तो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये लगाते हैं, p डैश स्क्वायर हो जाए q डैश स्क्वायर हो जाए p डैश q डैश, ये एंगल कितना है इनके बीच में 90 डिग्री, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, p डैश q डैश की वैल्यू बच जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो r डैश निकालो यहाँ से, तो ये r डैश मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज p डैश कितना है 3p/4, दिस इज 3p/4 ये आया है मेरे पास। ठीक है, और q डैश जो है वो मेरे पास कितना आया है, q डैश आया मेरे पास 2q, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो p डैश मेरे पास हो जाएगा 3, p की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, दिस इज 8/4। ठीक है, तो 2 ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, q डैश की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो q डैश आपके पास क्या आएगा 2q, तो 2q इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो p डैश भी आपके पास आ चुका है और q डैश भी आपके पास आ चुका है, दोनों का रिजल्टेंट आप निकालो, अंडर द रूट करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट p डैश का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास यहाँ पे 16। ठीक है, सो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, अंडर रूट 52 आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू में 13 लिख सकते हैं, जो कि मेरे पास क्या आएगा 2 रूट 13 आएगा, जो कि मेरे पास इसमें है। ठीक है, अब p की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट, p डैश की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 6, तो ये आपके पास हो गया 6 और ये आपके पास हो गया 4, 6/4 करोगे यानी कि 3/2, ये कितना आ गया मेरे पास, इसका आंसर आ गया सॉरी 2/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिए, ए ब्लॉक P ऑफ मास कितना हमारे पास 4m इज एट ओरिजिन ऑफ एक्सिस, ए स्ट्रिंग और A इक्वल्स टू हमारे पास क्या है L हैज ए मास m एंड अटैच्ड टू ए ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, a constant force F is applied parallel to the X at free of string, the tension varies at a constant rate of 0.5 न्यूटन पर मीटर F। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट एक ट्रिक लगानी है और कुछ भी नहीं करना है, कि जब भी इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे फोर्स निकालना तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट लगाएंगे मास मल्टीप्लाई में क्या होती है, इसकी टेंशन होती है, ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक होती है फॉर्मूला फोर्स निकालना है। ठीक है, तो इसके देखो मास आपको यहाँ पे कितना गिवन स्टूडेंट, दिस इज 4। ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाई में टेंशन कितनी हमारे पास 0.5
1.5, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कीजिए और कुछ भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करने की जरूरत। ठीक है, उसके बाद ये सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट वाटर सरफेस इज बॉट अंडर ए प्रेशर ऑफ 105। ठीक है, ए वॉल्यूम स्ट्रेन ऑफ, इसका मतलब है 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, स्ट्रेन यहाँ पे गिवन है हमारे पास, स्ट्रेन इन वॉल्यूम में गिवन है, दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये वैल्यू मेरे को गिवन है। द डेंसिटी रो की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी 103 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे गिवन है। ठीक है, द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस्ड इन द वाटर इज क्लोज्ड टू। ठीक है, हमें यहाँ पे निकालनी है इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड के लिए हमारे पास ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, और ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप ले लीजिएगा, ये आपके पास प्रेशर। ठीक है, सो प्रेशर है आपके पास यहाँ पे, दिस इज 10⁻5 एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड निकालनी है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, B = √B/ρ, ये मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, B यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, दिस इज बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस। ठीक है, और रो मेरे पास यहाँ पे क्या होती है, डेंसिटी होती है। ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज V = पहले यहाँ पे हम बल्क मॉडुलस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस मेरे पास क्या होता है, B = स्ट्रेस बाय में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है मेरे पास। ठीक है, तो स्ट्रेस या स्ट्रेन जब हम बात करते हैं, ये स्ट्रेन जो है हमारे पास इसकी वैल्यू, और स्ट्रेस यानी कि एक तरह का क्या होता है हमारे पास, प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू मेरे पास है ये 10⁻5, और ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये देखो गिवन भी है, ये वॉल्यूम स्ट्रेन जो है आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये कितने आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻5, ये गिवन है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज 0.2 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो मेरे पास इसका क्या आ गया, बल्क मॉडुलस आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप पुट कर देंगे तो ये आपका सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी स्टूडेंट, दिस इज अंडर द रूट, बल्क मॉडुलस आपके पास आया है, दिस इज 0.2 इंटू 10⁻10। ठीक है, बाय में डेंसिटी कितनी है इसकी, 10⁻, हमारे पास है 3 है। ठीक है, तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 वेव ट्रैवलिंग साइनसोइडल साउंड वेव हमारे पास यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, एम्पलीट्यूड उनका सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस फुली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो कब प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें। ठीक है, सेम फेज हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही नहीं सकते, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन बट उनका फेज हमारे पास क्या हो, सेम हो, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन एंड आउट ऑफ हमारे पास क्या हो, फेज हो। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एंड क्या हमारे पास आउट ऑफ फेज हो। ठीक है, तो देखिए जब हमारे पास, मैं आपको 2 वेव बनाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास 2 वेव है। ठीक है, एक वेव जो है हमारे पास स्टूडेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, दूसरी जो वेव है जस्ट इसके अपोजिट होगी, तभी तो यह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी वेव जो है अगर मैं इसके बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट में लूँगी तभी तो ये एक दूसरे के इसको, इस पे हम जब सुपरइम्पोज करेंगे तो इसका फैक्टर जो है ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों में फेज डिफरेंस हमारे पास क्या है, 180 डिग्री का है, बट जो हमारे पास क्या है, अपोजिट फेज में एक दूसरे के डायरेक्शन दोनों की क्या हमारे पास सेम है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर से ये गलत हो गया। आप ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रैवल कर रही है बट एक दूसरे के क्या आउट ऑफ फेज है, इसका मतलब ये आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, 118। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमें चेक करना है कि एक्सेलरेशन इस पर कैसे डिपेंड करती है। ठीक है,
तो देखो जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमारे पास या सिंपल हार्मोनिक में एक्सेलरेशन जो होती है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होती है, f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आता है दिस इज f इक्वल्स टू क्या आता है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर होता है, ठीक है, ओमेगा का, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, x लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसका फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन होती है स्टूडेंट इसकी, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है हमारे पास नेगेटिव ये होती है, प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, हमारे पास यहाँ पे दिस इज ओमेगा स्क्वायर एक्स के, ठीक है, ये मेरे पास इसकी वैल्यू होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ये मेरे पास क्या है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, वो केवल एक ही ग्राफ में हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि एक्स के साथ हमें चेक करना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, द बॉब ऑफ ए पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वो एग्जीक्यूट कर रहा है, स्पीड अप टू क्या है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना है 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजिशन रिस्पेक्टिवली, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब वो SHM हमारे पास शो कर रहा है स्टूडेंट, इसमें दो चीजें हमें दी है, ठीक है, स्पीड दी है एक तो v1 v2, ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया है, इनका डिस्टेंस दिया है, यानी कि x1 और x2, ये दो चीजें हमें दी हैं, ठीक है। तो v1 जो है हमारे पास वो कितना स्टूडेंट, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड ये मेरे पास कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस जो है ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास क्या है 6 है, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पे टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना होगा, इसका मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, वेलोसिटी का सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस में क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस में मेरे पास क्या होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के लिए अब लगाइए, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के लिए मेरे पास जब मैं v1 लगाऊंगी तो v1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे 3 ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर एंड x1 मेरे पास कितना स्टूडेंट, दिस इज 4 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 16, ठीक है। सेकंड के लिए अप्लाई कीजिए, v2 मेरे पास कितना है 2 ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस में x2 कितना है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे ओमेगा चाहिए, सो दैट कि हम ओमेगा की हेल्प से यहाँ पे टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो दोनों को हम इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर मेरी 1 है, इक्वेशन नंबर मेरी 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 का जब मैं स्क्वायर करूँगी यहाँ पे डिवाइड करके हमें इसे एलिमिनेट नहीं करना है, एलिमिनेट करेंगे तो फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम करते हैं इनको स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 9, दिस इज ये मेरे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा इनटू में a स्क्वायर माइनस में मेरे पास क्या होगा यहाँ पे 16, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा 4, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एंड ये मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट दिस इज a स्क्वायर माइनस में कितना है 36, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है, इनको जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये जो टर्म है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, दिस इज 36 माइनस क्या करेंगे हम 16, तो ये मेरे पास बचेगा यहाँ पे 20 और साथ में मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर भी रहेगा, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आएगा दिस विल बी 1/4 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी आ गई, दिस विल बी 1/2, ठीक है। अब टाइम पीरियड हमें निकालना, टाइम पीरियड मेरे पास क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास 2π/t होता है, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 2π ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो दिस विल बी 4a π, ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, दिस विल बी 4a π, ठीक है। चेक कर लीजिए, तो इसमें 4 और पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.1 है 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12.6 मेरे पास इसका आंसर रहेगा, ठीक है। Come to next question. Which of the following quantities can be determined by the initial displacement and speed of a particle which is executing simple harmonic motion, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो है हम कौन कौन सी जो है क्वांटिटी को यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से देखो, सबसे पहले बात देखो एम्पलीट्यूड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे फेज कांस्टेंट, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को नहीं कर सकते, एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, सी, ठीक है। सो आज के क्लास में हम 120 तक के क्वेश्चन करेंगे, जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी उसमें नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को हम वहाँ पे या 25 क्वेश्चन को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे विद ऑल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। तब तक जुड़े रहिए, थैंक यू।